आज की इस लाइव क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर को हम टोटल 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इस फर्स्ट पार्ट में ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये है पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट फर्स्ट में हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ये बात की जाएगी पार्ट फर्स्ट में, और जो पार्ट सेकंड है उसमें बात करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल है वो आपस में रिएक्ट करके जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं वो किस प्रकार बनाते हैं, और दूसरा मेटल को किस प्रकार एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात शुरू कर लेते हैं पार्ट फर्स्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो all elements and their large number of compound are very important in our everyday life. At present about 118 chemical element are known. अभी हमें कितने एलिमेंट ज्ञात है, तो वो है 118 एलिमेंट ज्ञात है, और इन 118 में से 98 जो एलिमेंट है वो नेचुरली ओक्यूरिंग एलिमेंट्स है, और इसके अलावा जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है 20 जो एलिमेंट्स है वो 20 एलिमेंट ह्यूमन मेड एलिमेंट है, यानी कि वो नेचुरली ओक्यूरिंग नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑल ऑफ देम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप। 2 तो मेन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक तो कौन से मेटल और दूसरे कौन से हैं नॉन मेटल। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी पाई जाती है, और उनको हम क्या कहेंगे, मेटलॉइड। अपार्ट ऑफ दीज सम एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड। उनको क्या कहा जाता है, मेटलॉइड कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन है, जैसे जर्मेनियम है, तो इनको क्या कहा जाता है, मेटलॉइड, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, मेटल के बारे में। किन्हें कहा जाएगा मेटल, दोज एलिमेंट विच फ्रॉम पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स। ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मेटल कहा जाता है। क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपने में से बाहर निकालता है, तब उसके ऊपर कौन सा आयन आता है, पॉजिटिव आयन आता है, अर्थात उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो एक आयन बन जाता है। तो जितने भी मेटल्स है वो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर कर क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जैसे कॉपर, आयरन और सोडियम। तो इसे हम मेटल की डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि मेटल वे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, जो जिन्हें हम बाहर से देखकर फील करते हैं उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। जिसमें पहला आ जाता है मेटेलिक लस्टर। जितने भी मेटल होते हैं उनमें चमक पाई जाती है, वो चमकीले होते हैं। उनकी जो फ्रेश सरफेस होगी वो कैसी होगी, चमकीली। फ्रेश सरफेस कहा है क्योंकि सरफेस अगर फ्रेश नहीं है तो उसके ऊपर हो सकता है कुछ इम्प्योरिटी जमा हो जाए, या वो किसी से रिएक्शन कर ले, उसकी जो ऊपरी सरफेस है वो किसी से रिएक्शन कर ले, तो उससे उसकी चमक है वो कम हो सकती है। लेकिन जो फ्रेश सरफेस होगी वो कैसी होती है, मेटल की, चमकीली। इन प्योर स्टेट में मेटल्स हैव अ ब्राइट शाइनिंग सरफेस। मेटल है उसकी ब्राइट शाइनिंग सरफेस होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। इसको क्या कहा जाता है, मेटेलिक लस्टर कहा जाता है। मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर नोन फॉर देयर शाइनिंग सरफेस। तो मेटल जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये अपने शाइनिंग सरफेस के कारण जानी जाती है। तो ये देखो, ये मेटल है, तो ये मेटल इस तरह क्या करती है, शाइन करती है। नेक्स्ट आ जाता है हार्डनेस। जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, अर्थात कठोर होते हैं। जैसे आयरन है तो आयरन भी बहुत ही हार्ड होता है। मेटल है वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको याद रखना है नाक के बारे में। मेटल हार्ड होते हैं लेकिन नाक है वो बहुत ही अधिक सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब ये नाक क्या है, तो नाक Na का मतलब है सोडियम और K का मतलब क्या है, पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल है जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, अर्थात ये सॉफ्ट है। बाकी जो मेटल है उनको चाकू से नहीं काटा जा सकता, वो कैसी होती है, हार्ड।
तो मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड, द हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अलग अलग मेटल के हार्डनेस है वो अलग अलग है। सबसे ज़्यादा हार्ड मेटल कौन सी है? प्लेटिनम। सम एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। दे कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। उन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि जो नाक है वो बहुत ही अधिक मुलायम होती है, जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, बहुत ही अधिक सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट आ जाता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल्स है उनको खींच कर पतली तारों में बदला जा सकता है, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और मेटल को वायर में कन्वर्ट करने का जो गुण होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। मेटल कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। उन्हें इस तरह पतली वायर में कन्वर्ट किया जाता है। ये देखो यहाँ से जब निकलेगी तो ये पतले वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस तरह इन्हें पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल कैन बी ड्रॉवन इनटू थिन वायर। उन्हें पतले तारों में बदला जा सकता है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी होती है? गोल्ड कहा जाता है। अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है तो इस 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी जो वायर है वो बना सकते हैं, अर्थात ये इतना डक्टाइल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है मैलिएबिलिटी। अगर कोई मेटल है आपके पास तो आप उस मेटल को पीट कर, हथौड़े से पीट कर, हैमर से पीट कर पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो मेटल का गुण होता है उसे क्या कहा जाता है? मैलिएबिलिटी कहा जाता है। मेटल्स को हथौड़े से पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मैलिएबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलिएबल। ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? मैलिएबल होते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इन थिन शीट्स। इन्हें पतली शीट्स में क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड और सिल्वर है वो सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी, और वो गोल्ड फॉइल कितनी थी? 10⁻⁻7 मीटर पतली गोल्ड की फॉइल थी। तो इतनी पतला गोल्ड को बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मेटल्स है वो अगर उनमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी के वो गुड कंडक्टर होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। हाउएवर कंडक्टिविटी में वेरी फ्रॉम वन मेटल टू अनदर। और हालांकि एक मेटल से दूसरी मेटल में कंडक्टिविटी है वो थोड़ी वेरी करती है, अर्थात उसमें अंतर होता है। द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑक्यूर ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल। अब ये इलेक्ट्रिक सिटी के कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल्स है, उन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। जैसे ये एक नॉन मेटल ले ली है और यहाँ पर एक मेटल ले ली है, जैसे ही हमने यहाँ स्विच ऑन किया तो ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होने लगी और ये बल्ब है वो ग्लो करने लग गया। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। सबसे अच्छी कंडक्टर है वो है सिल्वर। सिल्वर है वो इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज्यादा कंडक्टर मेटल। नेक्स्ट आ जाता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आप मेटल है उसको गर्म करोगे, यानी कि उसको हीट दोगे, तो एक सिरे पर गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अर्थात मेटल्स है वो क्या करते हैं? हीट को भी कंडक्ट करते हैं। यहाँ से आपने गर्म किया है तो इसका जो बैक सिरा है, यानी कि दूसरा जो एंड है, वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेटल है वो क्या करेगी? हीट को कंडक्ट करेगी। तो जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी। लेड और मरकरी को छोड़कर।
विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि हीट की क्या है, पुअर कंडक्टर है। मेटल लाइक कॉपर एंड सिल्वर आर अमोंग द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और सिल्वर और जो कॉपर है वो हीट की सबसे अच्छी कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास अगर आयरन है तो इस आयरन को सॉलिड से लिक्विड में बदलना है। सॉलिड से किस में बदलना है आपको, अगर इसको लिक्विड में बदलना है तो इसे आपको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है टंगस्टन का। टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग मेटल। जितनी भी मेटल है उन मेटल्स में टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वो कितना होता है, तो वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3422 डिग्री सेल्सियस है वो टंगस्टन का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। दो मेटल ऐसी भी है जो कौन सी, गैलियम और सीजियम, ये दो मेटल ऐसी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि इन्हें आप अपनी हथेली पर रख देते हैं तो ये मेल्ट हो जाती है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री है उस टेम्परेचर को ये लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो वाइल गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दीज टू मेटल विल मेल्ट इफ वी कीप देम ऑन आवर पाम। अगर अपनी हथेली पे रखोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्थात ये मेल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब है कि जो मेटल्स है वो मेटल्स अगर हार्ड सरफेस से टकराई जाएगी तब उसमें क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। ऐसी मेटल्स जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है तब उन्हें क्या कहा जाएगा, सोनोरस कहा जाएगा। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी स्कूल बेल आर मेड अप ऑफ मेटल। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अपने जो स्कूल की बेल होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। क्यों? क्योंकि मेटल है वो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड, जब उसे हार्ड सरफेस से टकराया जाता है। ऑल मेटल, एक स्पेशल फैक्ट है याद रखना, ऑल मेटल किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी एकमात्र ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। बाकी जितनी भी मेटल्स है एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वो बाकी सारी की सारी जो मेटल्स है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, किसको छोड़कर, मरकरी। मरकरी एकमात्र ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मरकरी का यूज हम कहाँ करते हैं, तो मरकरी का यूज थर्मामीटर में किया जाता है। अब आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अभी जो हमने पढ़ा वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। पहला आ जाता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल की रिएक्शन किससे करवाए, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब है कि आप मेटल है उसको बर्न कर रहे हैं, बर्निंग इन एयर और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। अगर मेटल है उसको बर्न किया जाता है एयर में, इसका मतलब है कि वो क्या बनेंगे, मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। लगभग सारी की सारी जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। अर्थात जब मेटल को जलाया जाता है या ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनती है, मेटल ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, बन जाता है मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन हीटेड इन एयर। जब एल्यूमिनियम है इस एल्यूमिनियम को गर्म किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उसी तरह मैग्नीशियम को ले ले, मैग्नीशियम है उस रिबन को जलाया जाता है तो वो वाइट फ्लेम के साथ जलता है, और मैग्नीशियम जब वाइट फ्लेम के साथ जलेगा तब ये क्या बनाएगा, तो मैग्नीशियम रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो ये भी क्या है, एक मेटल का ऑक्साइड है। सिमिलरली व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, और वैसे ही कॉपर को जब एयर के साथ ही एयर में हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देती है, कॉपर ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड, जो किस रंग का होता है, ब्लैक का होता है। तो कॉपर है, उस कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाने पर कॉपर ऑक्साइड CuO बन जाता है। CuO कॉपर ऑक्साइड का क्या है, फॉर्मूला है, जो किस कलर का बनेगा, ब्लैक कलर का बनेगा। जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर, ये जितने भी मेटल ऑक्साइड है ये किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। इसका मतलब है कि मेटल जो ऑक्साइड है इनकी वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। जैसे CuO है, इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवा देंगे तो ये किसका फॉर्मेशन कर देंगे, तो ये फॉर्मेशन कर देंगे बेस का, यानी कि ये बना देंगे एक बेस, CuOH हॉल्ट वाइज एक बेस बना देंगे। सिमिलर ही अगर अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन भी वाटर से करवाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, तो ये बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। और जब इसका हम लिटमस टेस्ट करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लिटमस टेस्ट करेंगे तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। इसका मतलब है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी है। कौन से, सम मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम किससे लिखते हैं, Al2O3 से लिखते हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को किससे लिखा जाता है, ZnO से लिखा जाता है जिंक ऑक्साइड। एंड लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड को किससे लिखा जाता है, PbO से। ये ऐसे ऑक्साइड है जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट, जब इनको रिएक्ट करवाया जाता है एसिड के साथ तब भी ये सॉल्ट बना लेते हैं, जब इनको बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तब भी ये सॉल्ट बना देते हैं। तो इस प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं इनको क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। और कौन कौन से हैं, लेड ऑक्साइड PbO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। और एक ऑक्साइड और है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। क्रोमियम ऑक्साइड एकमात्र ऐसा ऑक्साइड है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। बाकी मेटल ऑक्साइड किस नेचर के हो जाएंगे, बेसिक नेचर के, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड है Cr2O3 एकमात्र ऐसा ऑक्साइड है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। और जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड आर बेस इन द फॉलोइंग मैनर, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो बेस की तरह काम करता है। जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये क्या बना देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। और एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर ही बनता है। और सिमिलरली जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन एक बेस से करवाएंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इससे जब हम रिएक्ट करवाएंगे तब ये क्या बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा। और सोडियम एल्यूमिनेट भी क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट भी क्या है, सॉल्ट है। और साथ में क्या बन गया, वाटर। तो इसका मतलब हुआ कि एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर बना रहा है और एल्यूमिनियम बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर बना रहा है। यहाँ पर ये किस तरह का बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, और यहाँ पर ये किस तरह का बिहेव कर रहा है, बेस की तरफ। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। Metallic oxide are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form hydroxide known as alkali. जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो जनरली वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, अर्थात वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं।
वो क्या बनाते हैं, उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एल्कलाई कहा जाता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाइज एज फॉलो। जब सोडियम ऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड क्या है, सोडियम का ऑक्साइड है, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और इसको एल्कलाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाटर के साथ क्या है, सॉल्यूबल। ऐसे बेस जो कि वाटर के साथ सॉल्यूबल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एल्कलाई। पोटेशियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन जब वाटर से होती है तब क्या बन जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH बन जाता है। एल्कलीज आर द बेसिस दैट डिजोल्व इन वाटर। एल्कली किन्हें कहा जाता है, वे बेसिस जो कि वाटर के साथ डिजोल्व होते हैं उनको एल्कलीज कहा जाता है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। मेटेलिक ऑक्साइड है, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो मेटल है वो रिएक्ट करते हैं, तो वो किस ऑर्डर में रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट डिफरेंट रेट्स। अलग अलग जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रेट से रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम है, ये तो बहुत ही फास्ट रिएक्ट कर लेते हैं, अगर इनको आप खुला एयर में छोड़ दोगे तो ये तुरंत रिएक्ट करके आग पकड़ लेंगे, इसीलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन में। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरसली विथ ऑक्सीजन कैच फायर इफ लेफ्ट इन द ओपन। इसको अगर इनको खुला छोड़ा जाता है तो ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। हैंस दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है। देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, इसीलिए एक्सीडेंटल फायर है उसको रोकने के लिए दीज मेटल्स आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तब इन मेटल्स को किस में स्टोर करके रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड which prevents the metal from further oxidation. Magnesium and aluminium burn in air only by heating. मैग्नीशियम और जो एल्यूमिनियम है वो बर्न कब होती है एयर में, जब उन्हें हीट किया जाता। अगर हीट नहीं किया जाता तो रूम टेम्परेचर पर मैग्नीशियम है वो किससे रिएक्ट कर लेगी, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बढ़ा देगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इस मैग्नीशियम के ऊपर डिपॉजिट होकर एक लेयर बना देगा, और लेयर बना देगा तो फिर जो बचा हुआ मैग्नीशियम है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अर्थात जो बचा हुआ मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इस तरह ये मैग्नीशियम मेटल है वो सुरक्षित रहती है, सेफ रहती है। और उसी तरह होता है एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम भी क्या बना लेती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है जो एल्यूमिनियम के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। जिंक बर्न्स ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग वाइल आयरन डज नॉट बर्न इन द फॉर्म ऑफ रोड और ब्लॉक बट बर्न इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग ओनली। जिंक है वो कब बर्न होती है एयर में, यानी कि उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कब होती है, जब उसको बहुत ही ज़्यादा गर्म किया जाता है। और आयरन है, अगर आयरन का रॉड है आपके पास या आयरन का ब्लॉक है, तब इसको आप कितना भी गर्म कर दोगे ये बर्न नहीं होगा, लेकिन अगर इसकी आयरन की फीलिंग्स है तब वो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। कॉपर डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट ब्लिस्टर कॉपर बर्न। कॉपर है वो भी गर्म करने पर बर्न नहीं होता। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सिल्वर और गोल्ड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, इवन एट हाई टेम्परेचर, भले ही उनको कितने हाई टेम्परेचर पर रख दो। हैंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल विथ ऑक्सीजन इज, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी सोडियम, फिर मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर। सबसे कम कौन रिएक्ट करेगी, सिल्वर और गोल्ड। और यहाँ सोडियम के साथ पोटेशियम है वो बहुत ही तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है। नेक्स्ट आ जाता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम को
कोरोजन से प्रिवेंट किया जाता है। एल्यूमिनियम को कोरोजन से प्रिवेंट किस तरह किया जाता है कि एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना देती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देती है। क्या बना देती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देती है। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस एल्यूमिनियम के ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होकर एक लेयर बना देता है और वो लेयर क्या करती है, इस एल्यूमिनियम को कोरोजन से प्रिवेंट करती है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एनोडाइजिंग कहलाता है। Anodizing, it is the process of forming a thick oxide layer on the surface of the aluminium. एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की पतली लेयर का बनना क्या कहलाता है, एनोडाइजिंग कहलाता है। एल्यूमिनियम डेवलप अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हेन लेफ्ट इन एयर, जब इसको एयर में छोड़ा जाता है तो ये ऑक्साइड की एक पतली लेयर बना देता है। दिस ऑक्साइड लेयर इज प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। और ये जो लेयर है ये एल्यूमिनियम के आगे ऑक्सीडेशन को क्या कर देती है, रोक देती है। दिस लेयर कैन बी मेड मोर थिक बाई एनोडाइजिंग, और इस लेयर को हम थोड़ा और मोटा किससे बना सकते हैं, एनोडाइजिंग से बना सकते हैं। इन दिस प्रोसेस, एनोडाइजिंग जो प्रोसेस है इसमें क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज टेकन, एक क्लीन एल्यूमिनियम का आर्टिकल लिया जाता है एज एनोड एंड डाइल्यूट H2SO4 एज एन इलेक्ट्रोलाइट। डाइल्यूट H2SO4 है उसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया जाता है और जो क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल है उसको एनोड के रूप में ले लिया जाता है। When electric current is passed, O2 was get liberated, जब इलेक्ट्रिक करंट है वो पास किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस है वो बनती है और वो क्या करती है, विथ रिएक्ट मेटल एल्यूमिनियम टू फॉर्म अ थिकर लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। वो क्या करती है, रिएक्ट कर लेती है एल्यूमिनियम के साथ और एक ऑक्साइड की लेयर बना देती है एल्यूमिनियम के ऊपर। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, एनोडाइजिंग। अगला आ जाता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर के साथ मेटल किस प्रकार रिएक्ट करेगी। मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है और साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजोल्व इन इट, और जो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं वो तो उसके साथ डिजोल्व हो जाते हैं फर्दर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या बना लेते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। All metals do not react with water as the metal placed lower in the reactivity series are less reactive toward water. सारी की सारी जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। कुछ जो मेटल्स है वो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर नीचे की तरफ होती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या हम आगे देखेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ मेटल्स है वो नीचे की ओर होती है, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, मेटल ऑक्साइड बना देगी, साथ में क्या बना देगी, हाइड्रोजन गैस। और ये जो मेटल ऑक्साइड है ये वापस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। सोडियम और पोटेशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेती है और बड़ी फास्ट रिएक्ट करती है। इन द केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज वेरी वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, और इसमें हीट है वो जनरेट होती है और हीट जनरेट होने के कारण इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जैसे पोटेशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस बनी और साथ में क्या रिलीज हो गई, हीट। उसी तरह सोडियम है, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस बन गई और साथ में क्या प्रोड्यूस हो गई, हीट। ये हीट है, ये हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कि इस हीट के कारण ये हाइड्रोजन गैस है वो जलने लग जाती है। इसीलिए जब सोडियम है इसको वाटर में डाला जाता है तो वाटर में भी आग लग जाती है सोडियम के कारण। दिस हीट इवॉल्व इज सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। ये जो हीट निकलती है ये हाइड्रोजन को आग पकड़वाने के लिए काफ़ी होती है। दैट्स वाई सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर व्हेन केप्ट इन वाटर। इसीलिए जब सोडियम और पोटेशियम को पानी में रखा जाता है तो वो क्या पकड़ लेते हैं, आग। देयरफॉर both these metals are kept in kerosene in order to avoid contact with both air and water। अभी हमने पढ़ा था कि ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये एयर के साथ भी बहुत ही फास्ट रिएक्ट करती है और आग पकड़ लेती है और वाटर के साथ भी रिएक्ट करके आग पकड़ लेती है। इसीलिए इन दोनों को किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है।
ताकि इनका कांटेक्ट एयर और वाटर के साथ नहीं हो। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अगर कैल्शियम की रिएक्शन आप वाटर से करवाओगे तो ये इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं होती और इससे जो हीट जनरेट होती है वो हीट इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि हाइड्रोजन आग पकड़ सके। तो कैल्शियम की रिएक्शन जब वाटर के साथ ठंडे पानी से करवाते हैं तब क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल्स। कैल्शियम है वो वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस बनती है उस हाइड्रोजन गैस के बबल है वो इस मेटल के सरफेस में फंस जाते हैं और फंस जाते हैं तो इन बबल्स के कारण कैल्शियम है वो वाटर के अंदर फ्लोट करने लग जाता है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। मेटल जो एल्यूमिनियम है या आयरन है या जिंक है ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। दे रिएक्ट विथ स्टीम एंड फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन वो स्टीम से रिएक्ट करके क्या बना देती है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना देती है। एल्यूमिनियम जब स्टीम वाटर से रिएक्ट करेगी तब ये बना देगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हाइड्रोजन। उसी तरह आयरन है, आयरन भी स्टीम से रिएक्ट करके क्या बना देगी, फेरस ऑक्साइड। ये क्या बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड और साथ में क्या इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। और लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। थस द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल टुवर्ड वाटर इज, और वाटर के साथ अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद सोडियम, ग्रेटर देन कैल्शियम, ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन आयरन, ग्रेटर देन लेड, ग्रेटर देन कॉपर, ग्रेटर देन सिल्वर, ग्रेटर देन गोल्ड। यानी कि सबसे कम जो रिएक्ट करती है वो करती है लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करती वाटर के साथ। तो Fe की रिएक्शन देख लेते हैं। Fe जब स्टीम के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बना देती है, Fe3O4 और साथ में क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस। यानी कि जो आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। Fe रिएक्ट करेगी H2 के साथ और बना देगी Fe3O4। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा, Fe3O4 बन जाएगा और साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, क्या बना देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बन जाती है, हाइड्रोजन गैस। और कैल्शियम है वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर देता है और क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस प्रोड्यूस हो जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गर्म पानी के टैंक होते हैं वो स्टील के नहीं बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टील के अंदर क्या होता है, आयरन, और वो आयरन स्टीम से क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। लेकिन कॉपर है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए गर्म पानी के जो टैंक होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, स्टील के नहीं। नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट HCl। सबसे पहले डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। एक्सेप्ट अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल, कुछ लेस रिएक्टिव मेटल है उनको छोड़कर, जैसे कॉपर, पारा या मरकरी, सिल्वर और जो गोल्ड है और प्लेटिनम है, इनको छोड़कर ऑल मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सारी की सारी जो मेटल्स है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेती है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करती है, एक तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस के पास अगर जलती हुई तीली ले जाएंगे तो ये पॉप की साउंड के साथ चलेगा। तो मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, सॉल्ट बना देगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। इस हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई कैंडल लेके जाओगे या फिर जलती हुई तीली लेके जाओगे तो ये गैस हाइड्रोजन है वो किस साउंड के साथ जलेगी, पॉप साउंड के साथ जलेगी। जैसे जिंक है, जिंक की रिएक्शन आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ की तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, एक सॉल्ट है और साथ में क्या प्रोड्यूस हो गई, हाइड्रोजन गैस। उसी तरह जिंक है, उस जिंक की रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा दो। जिंक की रिएक्शन किसके साथ करवा दो, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लिखते हैं H2SO
4 से। तो सल्फ्यूरिक एसिड से करवाने पर क्या बन जाएगा, तो वो जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट। ये एक सॉल्ट है और साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, तो वो प्रोड्यूस हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर रिएक्शन में यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस है वो बबल के रूप में प्रोड्यूस होगी। इसको हम डिलीवरी ट्यूब से लेकर यहाँ पर लेके आएंगे सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ से बबल्स है वो ऊपर की ओर उठेंगे और जब आप इसके पास जलती हुई कैंडल लेके जाओगे तो कौन सी साउंड के साथ ही हाइड्रोजन गैस जलेगी, पॉप साउंड के साथ ही हाइड्रोजन गैस है वो जलेगी। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट HNO3। HNO3 के साथ रिएक्ट होने पर क्या होता है, जब हमने उधर बात की है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो मेटल एक सॉल्ट बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, लेकिन HNO3 के साथ यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। और ये किसके कारण होता है, नाइट्रिक एसिड के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण होता है। क्या होता है कि रिएक्शन से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड है वो क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देगा। It oxidize the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide। और ये खुद जो नाइट्रिक एसिड है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा, जैसे N2O में या NO या फिर NO2 में ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। लेकिन मैग्नीशियम और जो मैग्नीज है वो बहुत ही डाइल्यूट जो HNO3 है इससे रिएक्ट करती है, तब क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल है वो मेटल जब HNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट तो बनेगा लेकिन साथ में वाटर बन जाएगा और एक बन जाएगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड। और जो अपवाद कौन से आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे मैग्नीशियम और मैग्नीज और मैग्नीशियम, जो कि रिएक्ट करेंगे जब HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ तो सॉल्ट बन जाएगा और साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आ जाता है एक्वा रेजिया और लेटिन फ्रो रॉयल वाटर। इसको क्या कहा जाता है, रॉयल वाटर भी कहा जाता है, एक्वा रेजिया। It is freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl से लिखा जाता है और नाइट्रिक एसिड है, इनको आप कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को 3:1 में मिक्स कर दो, तब क्या बन जाता है, तब बन जाता है एक्वा रेजिया। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन थो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन। और ये क्या कर सकता है, तो ये गोल्ड को भी अपने में डिजॉल्व कर सकता है। कोई भी अकेला एसिड है वो गोल्ड को डिजॉल्व नहीं कर पाता अपने में से, लेकिन एक्वा रेजिया है वो इसको डिजॉल्व कर देता है। एक्वारेजिया इज अ हाईली कोरोजिव, एक्वारेजिया है वो बहुत ही कोरोजिव होता है। फ्यूमिंग लिक्विड, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिजेंट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। और ये क्या कर सकता है, गोल्ड और प्लेटिनम है इसको डिजॉल्व कर सकता है। अगली केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है मेटल की, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ मेटल रिएक्ट करती है तब क्या होता है, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म। नॉर्मली हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, रिप्लेस कर देती है। जनरल इक्वेशन क्या होगी, मेटल ए है वो सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल बी का है तो इससे मेटल बी को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी और सॉल्ट सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, ए का, और मेटल बी है वो अलग हो जाएगी। जैसे कॉपर है, इस कॉपर की रिएक्शन जब सिल्वर नाइट्रेट से करवाई जाएगी तो क्या बन जाएगा,
कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है जबकि कॉपर है वो हाई रिएक्टिव। उसी तरह जब कॉपर सल्फेट के विलियन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल डाली जाती है तो आयरन नेल डालने पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा और ग्रीन कलर है वो आ जाएगा। ग्रीन कलर क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को आयरन क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो जो कॉपर है वो कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। रिएक्शन क्या बनेगी, तो रिएक्शन है Fe प्लस के कॉपर सल्फेट CuSO4, तो ये बन जाएगा FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट के साथ क्या बन जाएगा, कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो भी कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है और कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिलता है और कॉपर है वो नीचे पीसेस के रूप में क्या हो जाता है, अलग। तो रिएक्शन हो जाएगी मैग्नीशियम प्लस के कॉपर सल्फेट CuSO4 और ये बन क्या जाएगा, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और कॉपर है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन नेल है उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालने पर क्या होता है, तो वो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डिसअपीयर होकर ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, अब कौन सी मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है, तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। द रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको लगाते हुए एक जो सीरीज बनाई गई है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है उसके आधार पर एंड देयर रिएक्टिव नेचर, और उनके नेचर के आधार पर मेटल्स आर अरेंज इन अ सीरीज, मेटल को क्या किया गया है, एक सीरीज में अरेंज किया गया है। दिस सीरीज इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, एक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहलाता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें सबसे ऊपर की तरफ पोटेशियम है। पोटेशियम और सोडियम जो ऊपर की तरफ है वो मोस्ट रिएक्टिव है और जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी घटती जाती है और सबसे कम रिएक्टिव कौन आ जाता है, गोल्ड। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस। जैसे कैल्शियम है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम से नीचे जितने भी है उनको डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम है वो अपने से नीचे जितने भी है उनको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और इनको ये याद रखने का एक ट्रिक भी बनाएगी कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेंट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो ये एक याद करने की ट्रिक भी हो जाएगी। रिएक्टिविटी सीरीज है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को हमने चैप्टर नंबर 1 में जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें भी हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा था। अब आ जाती है नॉन मेटल्स। अभी जो हमने पढ़ा है वो है मेटल की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अब आ जाती है नॉन मेटल। दोज एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गैनिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। उन एलिमेंट को नॉन मेटल कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को गैन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। जैसे हमने बात की थी कि सोडियम है, अगर वो सोडियम इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तब वो क्या करेगा, सोडियम प्लस आयन बनाएगा यानी कि पॉजिटिव आयन बनाएगा। लेकिन अगर क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा, गैन करेगा, तब वो क्लोरीन माइनस आयन बनाएगा। तो क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, और सोडियम क्या है, मेटल्स। मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गैन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। जैसे आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे नॉन मेटल के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल। These non-metals are either solid or gases except bromine which is a liquid.
लिक्विड। नॉन मेटल है वो तीनों कंडीशन में, तीनों स्टेज में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैस में। लिक्विड कंडीशन में पाई जाने वाली एकमात्र नॉन मेटल कौन सी है? ब्रोमीन। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली एकमात्र जो नॉन मेटल है वो कौन सी है? तो वो है ब्रोमीन। और बाकी 10 जो नॉन मेटल है वो सॉलिड होती है और 11 जो नॉन मेटल है वो किस कंडीशन में पाई जाती है? गैसेज में। टोटल नॉन मेटल कितनी है? तो टोटल नॉन मेटल है 22 नॉन मेटल में से 10 है वो तो सॉलिड है, 11 गैस है और एक किसमें पाई जाती है? तो एक लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आ जाती है कि नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो जो नॉन मेटल है वो न तो मेलिएबल होती है और न ही वो डक्टाइल होती है। मेटल के बारे में हमने पढ़ा था कि मेटल है उनको हथौड़े से पीटकर पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और मेटल्स को वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल है इन दो नॉन मेटल में ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। नॉन मेटल्स आर नाइदर, या इधर गलत लिखा हुआ, नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। उनको थिन शीट्स में बीटन नहीं किया जा सकता और ड्रावन इनटू वायर, और न ही उनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है ब्रिटलनेस, अर्थात जो नॉन मेटल होती है वो भंगुर होती है। भंगुर का मतलब टूटने वाली। अगर आप उनको हथौड़े से पीटोगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर फॉर्म। इंस्टेंट सल्फर इज अ ब्रिटल सॉलिड, सल्फर है वो नेचुरली क्या होता है? ब्रिटल सॉलिड होता है। इफ इट इज हैमर, अगर इसको आप हैमर से पीटोगे, इट ब्रेक्स इनटू पीसेज, ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है फिजिकल स्टेट, थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है फिजिकल स्टेट। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, जो ज्यादातर नॉन मेटल है वो कैसी होती है? सॉफ्ट। मेटल है वो कैसी होती है? हार्ड होती है, जबकि ज्यादातर जो नॉन मेटल है वो सॉफ्ट होती है। कौन सी? सॉलिड। जो सॉलिड है वो कैसे होती है? सॉफ्ट। ओनली डायमंड एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। एकमात्र डायमंड जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है वो सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल है। आज तक का ज्ञात हार्ड मटेरियल भी कौन सा है? तो वो डायमंड है, जो कि एक नॉन मेटल है और वो कार्बन का एलोट्रॉप है। बाकी सारी की सारी जो नॉन मेटल है वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर। तो नॉन मेटल है उनमें लस्टर नहीं होती, हालांकि ग्रेफाइट और डायमंड है उसमें थोड़ी लस्टर पाई जाती है। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर शाइनिंग सरफेस, यानी कि उनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती। हाउएवर डायमंड एंड ग्रेफाइट द एलोट्रॉप फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के एलोट्रॉप है। एंड आयोडीन, आयोडीन का ज़्यादा याद रखना है, आयोडीन है उसके अंदर लस्टर पाई जाती है। एवन थो दे आर नॉन मेटल, वो नॉन मेटल है फिर भी उनके अंदर क्या पाई जाती है? लस्टर पाई जाती है, चमक पाई जाती है। बाकी जो नॉन मेटल है उनमें चमक नहीं होती, उनके अंदर शाइनिंग सरफेस नहीं पाई जाती। फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों की बैड कंडक्टर होती है, उनमें न तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और न ही हीट पास होती है। हाँ, इसका भी एक अपवाद है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है और वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। सिक्स प्रॉपर्टी आ जाती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने मेटल्स में पढ़ा था कि उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन नॉन मेटल के जनरली नॉन मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं? लो होते हैं। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट नॉन मेटल्स दैट आर सॉलिड हैव कंपेरेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट, जैसे सिलिकॉन है या कार्बन है, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। द गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर के अंदर कुछ गैसें पाई जाती है जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसें भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? पुअर कंडक्टर होती है। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती।
इसीलिए जो फॉस्फोरस होती है उस फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। हालांकि फॉस्फोरस है वो एयर के साथ रिएक्ट फास्ट करती है और आग पकड़ लेती है, इसलिए उनको इसको किस में स्टोर करके रखा जाता है, वाटर में। स्टीम और डाइल्यूट एसिड, और ना तो स्टीम के साथ रिएक्ट करती है और ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ। द रीजन इज दैट दे एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन, और इसके पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करती है और वो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई नहीं करती। टू द H+ आयन ऑफ एसिड टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन H+ आयन है उसको एसिड से क्या कर सके, वो रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस है उसको प्रोड्यूस कर सके, ऐसा वो नहीं करती। बट ऑन हीटिंग रेडिली फ्रॉम फॉर्म ऑक्साइड और सॉल्ट विथ कंसनट्रेट एसिड, लेकिन जब इनको गर्म किया जाता है तब वो क्या करती है, ऑक्साइड और सॉल्ट बनाती है कंसनट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करके। जैसे सल्फर है, सल्फर कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगी, सल्फर डाई ऑक्साइड, ये ऑक्साइड हो गया और साथ में क्या बन गया, वाटर। उसी तरह सल्फर है वो नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करने पर रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगी, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी, साथ में वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और साथ में क्या बन गया है, वाटर। नॉन मेटल आल्सो शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लाइक मेटल, नॉन मेटल में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है मेटल की तरह। जैसे क्लोरीन है वो सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगी, सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसने क्लोरीन ने क्या किया है, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया है और ब्रोमीन हमें अलग से प्राप्त हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल है वो आपस में रिएक्ट करती है तब क्या बनता है, और मेटल है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से इनको प्राप्त किया जाता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।